हाय दोस्तों, मैं नितिन सर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। और मैंने सबसे पहले आप लोग को वीडियो में जैसे मैथ्स का बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको छोटी छोटी तथ्यपरक चीज़ें बताया था। और इसी प्रकार मैं कुछ वीडियो ऐसे थे जिनका नाम था आइए अभ्यास करें, और आइए अभ्यास करें नाम से जो भी वीडियो है उसमें मैं आपको गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल और घातांक, कड़ी, दशमलव, भिन्न, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें सरलीकरण का भी सेगमेंट रहेगा और उसके बाद से जो भी मैं चैप्टर शुरू करूंगा उसका चैप्टर वाइज नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि संख्या पद्धति, उसके बाद से प्रतिशत, लाभ, हानि, तो ये चैप्टर्स के नाम से मैं वीडियो बना के आपको मतलब पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बारे में जान लिया जाए। जैसे कि आज भी मैं बेसिक बातें बताऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको जीरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान देते हैं कि आप जानते हैं कि जीरो का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और जीरो का अपने अकेले कोई महत्व नहीं होता है। अगर जीरो हम केवल लिखते हैं तो जीरो का मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन जीरो ऐसा अंक होता है जो किसी भी अंक के दाहिनी तरफ आके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इसके हम दाहिनी तरफ जीरो लगा दें तो दाहिनी तरफ जब जीरो लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन किसी भी हम अंक के अगर बाएं जीरो लगाते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे हमने देखिए 2 के दाहिनी तरफ हमने 4 जीरो लगाया, 1 2 3 4 जीरो लगाया। तो देखिए अगर हम 1 जीरो लगाते हैं तो 20 पढ़ेंगे, 2 जीरो लगाए 2 के बाद तो 200 पढ़ा जाएगा, 3 जीरो लगाए तो 2000, और अगर 4 जीरो लगा दें तो ये 20,000 बन गया। लेकिन हम 2 के पहले 1 जीरो लगाए तब भी 2 ही होगा, 2 जीरो लगाए तब भी 2 ही होगा, और 2 के पहले 3 जीरो, चाहे जितना जीरो लगाए तब भी 2 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो किसी भी अंक के दाहिनी तरफ आने पर उसका महत्व बढ़ा देता है, लेकिन अगर उसको किसी भी अंक के अगर बाएं तरफ लगाते हैं तो उसका कोई जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और मान वही रहेगा। तो आइए जीरो के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जीरो के बारे में, जैसे बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये उठता है कि जीरो भाज्य है कि अभाज्य है, जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि सम है कि विषम है, इन सब बातों को मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले तो जीरो के बारे में जान लीजिए, जीरो भाज्य है कि अभाज्य है। जैसा कि आप अभाज्य संख्या की परिभाषा है, मैं एक बात आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि मैं भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और धनात्मक, ऋणात्मक, इन सब चीज़ों के बारे में संख्या पद्धति में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जीरो से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जीरो भाज्य है कि अभाज्य है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं शून्य के बारे में, जीरो के बारे में कि जीरो सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या कि भाज्य कि धनात्मक कि ऋणात्मक। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे कि शून्य यानी जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या है। इसके बारे में मैं अभी आपको प्रैक्टिकली विधिवत बताऊंगा। अब आ जाइए यहाँ अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में आपको मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि जीरो अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और शून्य 2 से भी छोटा है, इसलिए शून्य कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपको बता चुके हैं, अभी हमने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब भाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। शून्य यानी कि जीरो 4 से भी छोटा है, इसलिए शून्य कभी भी भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। चलिए अब देखते हैं धनात्मक, ऋणात्मक। आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि शून्य कभी भी, शून्य यानी जीरो कभी भी उदासीन होता है। उदासीन यानी न्यूट्रल।
शून्य कभी भी उदासीन होता है, ना तो वो धनात्मक होता है ना ही वो ऋणात्मक होता है, यानी शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है, शून्य उदासीन होता है। तो देखिए एक बार और बता देता हूँ उसके बारे में कि जीरो सम है कि विषम है, तो इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। हाँ, अभाज्य भाज्य के बारे में जान लीजिए कि शून्य कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और शून्य इनसे भी छोटा है, इसलिए ना तो अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा। अब शून्य के बारे में देख लेते हैं, शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है, मतलब यानी कि जीरो का जो साइन होता है वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जीरो कभी भी ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जीरो कभी भी उदासीन होता है। तो उदासीन का मतलब ये होता है कि जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, इंग्लिश में इसको न्यूट्रल बोला जाता है, यानी शून्य उदासीन होता है, इसका अपना कोई चिन्ह नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ और सम जीरो सम है कि विषम है इसके बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि जीरो सम संख्या होती है कि विषम संख्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये दीजिएगा कि जीरो सम है कि विषम है, ये कैसे चेक किया जाए, तो इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। वैसे तो सम संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया है कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। और आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे ये जानते होंगे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे 2-2 करके आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये सभी सम संख्या होती हैं। लेकिन 2 के पहले कभी जीरो का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए कई लोग कंफ्यूज रहते हैं जीरो सम है कि विषम है। तो आइए जान लेते हैं जीरो के बारे में, जीरो सम है कि विषम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं, चलिए सबसे पहले हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं। कभी हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमको सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए 3 आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे, देखिए 3 2 से नहीं कटता है। तो मान लीजिए एक विषम संख्या 3 है और एक विषम संख्या आपका 5 है, इसको अगर जोड़ते हैं तो 3 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 और 5 8 हो गया, यहाँ पे आपको सम संख्या प्राप्त हुआ। तो यानी कि कभी भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग सम संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि पहला भी विषम हो दूसरा भी विषम हो और इनको जोड़ने पे सम संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम एक विषम संख्या को 0 मान लेते हैं और दूसरी विषम संख्या कोई भी ले लेते हैं अपने तरफ से, मान लिया हमने 7 ले लिया। तो चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने 0 को विषम संख्या यहाँ माना कि 0 यहाँ विषम संख्या है, अगर 0 को विषम संख्या मानते हैं और ये भी विषम संख्या है तो इन दोनों को जोड़ने पे सम संख्या आना चाहिए। लेकिन अगर साथ में आप 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो कभी भी क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 7 प्राप्त हुआ और 7 आपका सम संख्या नहीं है, 7 आपका विषम संख्या हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे 0 को विषम संख्या लेने के बाद से आपको जोड़ने, अगर पहला भी विषम लेते हैं दूसरा भी विषम लेते हैं तो यहाँ पे आपको आंसर के तौर पे विषम संख्या प्राप्त हुआ। जबकि नियम क्या है, कभी भी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। चलिए ऐसे दूसरा नियम देखते हैं इसका। यदि हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक सम संख्या 4 है, एक सम संख्या 8 है, दोनों को जोड़िए 4 और 8 यहाँ पे 12 प्राप्त हुआ। अब चलिए ध्यान देते हैं कि 0 के बारे में यहाँ बताना है। चलिए अगर हम एक सम संख्या को 0 ले लें, यहाँ देखिए 0 को हमने एक सम संख्या ले लिया और यहाँ पर देखिए पहले भी सम संख्या लेना, दूसरी भी सम संख्या लेना है, जोड़ने पे एक सम संख्या आनी चाहिए। और दूसरी सम संख्या के तौर पे हम यहाँ 6 ले लें तो यहाँ 6 में 0 जोड़िए, यहाँ पे आपको 6 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमको सम संख्या मिल रहा है। चलिए अब ऐसे अगला नियम देखते हैं हम। चलिए ऐसे तीसरा नियम देखते हैं। यदि हम सम संख्या में कभी भी विषम संख्या को जोड़ते हैं
तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं यहाँ सम संख्या में विषम संख्या का जोड़ें तो विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 प्राप्त हुआ। यानी कि देखिए 7 विषम संख्या होता है, यानी सम संख्या में कभी भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो चलिए ऐसे देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक विषम संख्या को 0 मान लेता हूँ और यहाँ सम संख्या के रूप में 4 लेता हूँ, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 में 0 जोड़िए तो यहाँ पे आपको 4 प्राप्त हुआ। और मैंने अभी बताया था कि सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो कभी भी आंसर आपका विषम में आना चाहिए, जबकि यहाँ पे विषम में नहीं, यहाँ आंसर आपका सम संख्या में आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए 0 को विषम संख्या लेने के बाद से ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कभी भी सम में विषम जोड़ने पे विषम संख्या आता है, यहाँ विषम संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इन तीनों नियम के बारे में फिर से एक बार और विधिवत देख लेते हैं कि 0 सम है कि विषम है। जैसे कि मैंने आपको 3 नियम बताया था कि सम संख्या जोड़ने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर भी हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है और सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे अभी आपने देखा कि जब मैं एक सम संख्या के तौर पे 0 ले रहा था और दूसरी सम संख्या मान ली कोई संख्या ले लेता अपने मन से, मान लिया 8 ले लिया, 8 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 8 हो गया। यानी 0 को अगर हम सम संख्या मानते हैं और दूसरी भी सम संख्या तो आंसर सम संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका रूल फॉलो करता है। यानी देखिए 8 यहाँ पे सम संख्या है, यानी कि मतलब ये हुआ कि 0 आपका सम संख्या हुआ। तो चलिए यहाँ तो मतलब देखने में लग रहा है कि 0 सम संख्या हुआ, अभी आगे क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, अगर हम एक विषम संख्या 0 लेते हैं और दूसरे भी विषम संख्या अगर मान लीजिए 3 होता है, यहाँ पे 3 में 0 जोड़ी यहाँ 3 आ रहा है। और अभी हमने बताया था आपको 3 नियमों में कि कभी विषम संख्या में हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, तो सम संख्या प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे आपको आंसर यहाँ सम नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ विषम प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 0 आपका विषम संख्या नहीं होता है, 0 जो होता है 0 हमेशा सम संख्या होता है। इस तरह प्रूफ हो गया कि 0 सम संख्या है। ऐसे लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि अगर हमने सम संख्या में 6 ले लिया और विषम संख्या के तौर पे हमने यहाँ पे 0 ले लिया, तो अगर हम 6 में 0 जोड़ दें तो यहाँ 6 प्राप्त हुआ, जबकि प्राप्त होना चाहिए विषम संख्या, यहाँ पे आपको सम संख्या प्राप्त हुआ। यानी हमने यहाँ विषम संख्या के रूप में 0 लिया था। तो यहाँ चलिए देखते हैं, यहाँ हमने 0 सम संख्या लिया था, यहाँ पे 0 को हमने विषम संख्या लिया था और यहाँ भी 0 को हमने विषम संख्या लिया। जहाँ जहाँ हमने 0 को विषम संख्या लिया वहाँ पे रूल फॉलो नहीं हुआ, आना चाहिए था सम संख्या या विषम आ गया, यहाँ विषम संख्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका सम संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन जहाँ पे हमने 0 को सम संख्या लिया था वहाँ पे आपका रूल फॉलो करता है, आंसर सम संख्या में आना चाहिए और यहाँ भी सम संख्या है। यानी कि इसी के साथ प्रूफ हुआ कि 0 आपका सम संख्या होता है। इसको आप लोग नोट कर लें और आज के बाद से कभी भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 0 सम होता है विषम होता है। कभी कोई पूछे 0 किस तरह की संख्या है तो आपको बताना है कि 0 एक सम संख्या है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। शून्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि देखते हैं, पहला देख लीजिए, यदि 0 को किसी संख्या में या किसी संख्या को शून्य में
जोड़ते हैं तो परिणाम अपरिवर्तित रहता है। जैसे 5 में अगर शून्य जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, वैसे 0 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो आपका 7 प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ कि यदि शून्य को किसी संख्या में जोड़ दे, शून्य को हमने 5 में जोड़ा तो मान क्या हुआ, परिवर्तित रहा, परिणाम अपरिवर्तित रहा, कोई बदलाव नहीं है, 5 का 5 ही आया। या तो शून्य में हम किसी संख्या को जोड़े, शून्य में हमने 7 को जोड़ा तो तब भी देखिए 7 का 7 ही आया, यानी परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ऐसा क्यों होता है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, 0 उदासीन होता है, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। और अगर ये 0 तो मान बढ़ता, और 0 अगर ऋणात्मक होता है तो मान घटता। और इसीलिए 0 को जब किसी संख्या में हम जोड़ते हैं तो परिणाम अपरिवर्तित रहता है। देख लीजिए 5 में शून्य जोड़ा 5, 0 में 7 जोड़ा 7, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। यदि शून्य को किसी संख्या में से घटाएं या किसी संख्या में से शून्य को घटाएं तो भी मान वही रहेगा। जैसे में ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 3 में से शून्य को घटाते हैं तो 3 का 3 रहेगा, और 0 में से -4 अगर घटाते हैं तो -4 का -4 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से अगर हम शून्य को घटाएं तब भी 3 का 3 ही रहेगा। शून्य हमने 3 में से कुछ नहीं घटाया, 3 का 3 ही रहेगा। और शून्य में से -4 अगर घटाते हैं तब भी -4 होगा। तो देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या 3 का 3 ही रहा या -4 का -4 ही रहा। यानी शून्य को किसी संख्या में से घटाएं या किसी संख्या में से शून्य को घटा दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ शून्य घटा रहे हैं 3 में से तो 3 का 3 ही रहा। फिर शून्य में से मैंने 4 को घटाया, फिर यहाँ पे 4 को नहीं, यहाँ -4 मैंने घटाया तो यहाँ -4 का -4 रहा, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। यदि शून्य यानी 0 में किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या में शून्य से गुणा करें तो उत्तर शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे 4 में हम शून्य से गुणा करें तो 4 गुणे शून्य यानी 4 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। और ऐसे हम 5 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 0 करते हैं तो यहाँ भी आपका 0 ही प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ कि 0 इंटू 5 होगी। जैसे हमने नियम लिखवाया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी हमने क्या लिखवाया था, या तो शून्य में किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या में शून्य से गुणा करें तो शून्य ही प्राप्त होगा। यानी हम 4 में शून्य से गुणा करें तब भी शून्य प्राप्त होगा, या तो शून्य में 5 से गुणा करें तो भी शून्य प्राप्त होगा, या तो -4 में हम शून्य से गुणा करें तब भी शून्य प्राप्त होगा, या 0.2, 3, 5 में हम शून्य से गुणा करें तब भी आपका शून्य ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी तरह की संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। ये था आपका तीसरा नियम। चौथे नियम पे आते हैं। चौथे नियम में 2 कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन ये है, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं
तो हमें शून्य प्राप्त होगा। जैसे शून्य में हम 5 से भाग दें तो शून्य प्राप्त होगा। अगर शून्य में 200 से भाग दें तब भी शून्य प्राप्त होगा। शून्य में 0.235 से भाग दें तब भी शून्य ही होगा। और शून्य में 1/2 से भाग दें तब भी शून्य ही होगा। यानी शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा। ये पहला कंडीशन हो गया चौथे नियम का। चौथे नियम का एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यदि हम किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो उत्तर के रूप में अनंत प्राप्त होता है। उत्तर के रूप में अनंत प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 5 में शून्य से भाग दें तो भी अनंत ही होगा। 7 में अगर शून्य से भाग दें तो ही अनंत होगा। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ऐसे -3 में शून्य से भाग दें तो भी अनंत ही प्राप्त होगा। और ऐसे ही 0.235 में शून्य से भाग दें तब भी अनंत ही प्राप्त होगा। चाहे हम 3/5 में शून्य से भाग दें तब भी अनंत ही प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग देंगे तो हमेशा अनंत प्राप्त होता है। तो ये थे आज के कुछ विशेष नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में आप लोगों ने जाना और इनके बारे में खूब बढ़िया से आप लोग रिविजन कर लेंगे। और इसी के साथ आपको पता चल गया होगा कि शून्य सम है कि विषम है, और अभाज्य है कि भाज्य है, और धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जैसा मैंने शुरू में बताया था उसके अनुसार निष्कर्ष ये निकला कि शून्य एक सम संख्या है। और शून्य के बारे में ये आपको 100% कन्फर्म हो गया कि वह विषम संख्या नहीं है। और शून्य ना तो अभाज्य संख्या होता है ना ही भाज्य संख्या होता है। और शून्य का चिन्ह ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य उदासीन होता है, इसका अपना कोई चिन्ह नहीं होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।